गोलायस, जैसा कि आप जानते हैं सीईटी का पेपर हर साल आता है और इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर 10 की। और आज देखते हैं जो पहला पार्ट है संविधान का वो क्या बात करता है। तो हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं हमारे संविधान के पहले भाग में। फर्स्ट पार्ट है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक और ये बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। यहाँ पर एक यूनियन शब्द दिखाई देता है और यहाँ पर एक टेरिटरी शब्द दिखाई देता है, राइट। तो यूनियन और टेरिटरी को समझना है। देखो यूनियन जो है, यूनियन और टेरिटरी में अगर देखा जाए, अगर मैं वेन डायग्राम से आपको दिखाऊं तो यूनियन को मैं अंदर रख रहा हूं और टेरिटरी को मैं बाहर रख रहा हूं। अर्थात अगर आप आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 से हमें पता चलता है कि टेरिटरी और यूनियन में बड़ा क्या है, बड़ा क्षेत्र किसका, बड़ा दायरा, बड़ा डोमेन किसका है, वो है आपका टेरिटरी का। क्योंकि यूनियन में वही आएंगे जो लोग फेडरल स्ट्रक्चर को, जो संघीय ढांचे को, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंजॉय करते हैं, यानी कि जिनके पास अपना एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जिनके पास अपनी स्वतंत्रता है। उदाहरण जैसे किसी भी राज्य को अगर हम लेते हैं, जैसे पंजाब ले लेते हैं, हरियाणा ले लेते हैं, हिमाचल ले लेते हैं, उत्तराखंड ले लेते हैं, ये जो राज्य हैं इनके पास अपनी विधानसभा होती है और अनुसूची 7 स्केड्यूल 7 में इनकी एक जगह होती है। यानी कि आपको पता है स्केड्यूल 7 में 3 सूचियाँ होती हैं। जो दूसरी सूची है जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, उसमें राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपने मुद्दों पर कानून बनाने के लिए। अर्थात जैसे राज्य पे, माफ कीजिएगा, अगर जमीन की बात हो, जैसे लैंड आप जानते हैं राज्य सूची के एंट्री नंबर 18 में आता है। एंट्री नंबर 18 को अगर आप देखेंगे, एंट्री नंबर 18 उसमें है आपका लैंड और लैंड आता है आपका स्टेट लिस्ट में। तो यहाँ पर जो हमारे राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं यहाँ पर कानून बनाने के लिए। तो यूनियन में, संघ में वो आते हैं जो एक संघीय ढांचे को इंजॉय करते हैं, अर्थात यहाँ पर राज्य आते हैं। यूनियन में आने के लिए आपको राज्य का एक राज्य होना चाहिए, राज्य का एक आपके पास नाम दर्जत, आपका नाम एज अ राज्य दर्जित होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, राइट, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य। प्लस आपके पास अपनी विधानसभा होनी चाहिए। तो जब आपके पास ये दो चीजें होती हैं, एक विधानसभा होनी चाहिए आपके पास अपनी खुद की और एक राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए आपको, तब आप इस यूनियन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो वो कहाँ आती है? वो आपकी टेरिटरी में आती है। टेरिटरी में आपकी यूनियन तो आता ही है, टेरिटरी में आपका यूनियन तो आएगा ही, प्लस यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आप जानते हैं वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्लस इसमें अदर टेरिटरीज भी आता है। अदर टेरिटरीज जो है वो, उसका इस्तेमाल हमने ज़्यादातर तब किया था जब हमने क्षेत्रों को एक्वायर किया था। याद करिए, भारत में जब यूरोपियन आए थे तो उसमें केवल ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उसमें फ्रेंच भी आए थे, उसमें पुर्तगाली भी आए थे। तो जैसे गोवा वाला जो भाग है, दादर एंड नागर हवेली गोवा, ये था पुडुचेरी के पास। और कहीं ना कहीं जो आपका माफ़ कीजिएगा, जो गोवा है और जो आपका दादर और नागर हवेली है, ये पुर्तगालियों के पास था। और वहीं पर पुडुचेरी को अगर मैं देखूं तो ये भाग था आपके फ्रेंच के पास, राइट। तो इसीलिए जब ये लोग गए थे, जब इनके अंतर्गत जो टेरिटरी थी जो भारत की सीमा में आती थी, उनको जब एक्वायर किया गया, तब उनको अदर टेरिटरीज में रखा गया। जैसे दादर एंड नागर हवेली की बात करें या पुडुचेरी की बात करें, तो जब उनको एक्वायर किया गया इनिशियल स्टेज में, तो उनको अदर टेरिटरीज में रखा गया। फिर बाद में निश्चित किया गया कि इनको यूनियन टेरिटरी बनाना है या स्टेट बनाना है, राइट। जैसे हमारे पास बतेरे एग्जाम्पल हैं कि यूनियन टेरिटरी से भी स्टेट बना हुआ है। जैसे हिमाचल को देख लीजिए, पहले वो यूनियन टेरिटरी था, आज के समय में वो एक राज्य का दर्जा प्राप्त है उसको, राइट। तो आप समझ पाए होंगे कि टेरिटरी का मतलब होता है यूनियन प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस अदर टेरिटरीज। और यूनियन में केवल कौन आता है? वो क्षेत्र आते हैं जिनके पास राज्य का दर्जा होता है और जिनके पास अपनी विधानमंडल होती है। क्योंकि हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बात करूं, पुडुचेरी की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, तो आपको दिखता ही होगा इन यूनियन टेरिटरीज में आपकी विधानसभा भी है। तो क्या ये राज्य का दर्जा, क्या ये यूनियन के अंतर्गत आएंगे? नहीं, क्योंकि मैंने यूनियन के लिए बताया है 2 शर्तें। एक, राज्य का दर्जा भी होना चाहिए। तो इनके पास राज्य का दर्जा नहीं है, परंतु विधानसभा तो है, परंतु राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए यूनियन के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं होते, फेडरल स्ट्रक्चर को एंजॉय नहीं करते हैं। यूनियन टेरिटरी जो होती है वो कहीं ना कहीं केंद्र के दबाव में काम करती है, केंद्र के दिशा निर्देश में काम करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। अब देखिए, वर्तमान में आपको दिखता है स्टेट्स जो हैं 28 राज्य हैं हमारे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 28 राज्य आएंगे, 8 यूनियन टेरिटरीज आएंगी और अदर टेरिटरीज तो आजकल जगह ही नहीं होता है। तो ये होती है टेरिटरी आपकी, राइट। तो 28 राज्य आएंगे जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक तरह की इनके पास स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये संघीय ढांचे को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को एंजॉय करते हैं। और जो फेडरल स्ट्रक्चर आपका कहाँ परिभाषित है? 7वीं अनुसूची में, राइट।
और प्लस टेरिटरी में आपका यूनियन टेरिटरीज भी आएंगे। तो देखिए, अगर मैं देखूं वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राइट, जो कहीं ना कहीं किसके डायरेक्शन में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये बात भी सत्य है कि जैसे कुछ हमारी पुडुचेरी है, हमारी जो दिल्ली है, तो उनके पास अपनी विधानसभाएं हैं, परंतु विधानसभा होने के बावजूद भी काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर उनको केंद्र के लिए ही, केंद्र के दिशा निर्देश में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर नहीं होते, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और वो क्या होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। और एक्वायर्ड टेरिटरी देखिए, एक्वायर्ड टेरिटरी में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे गोवा हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, या पुडुचेरी हो गया, जब ये पुर्तगालियों से, फ्रेंच से लिया गया था तो स्टार्टिंग में एक्वायर किया गया था, क्योंकि अदर टेरिटरी में एक शब्द है एक्वायर्ड, राइट। जब आप आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 को पढ़ते हैं तब आपको एक्वायर्ड शब्द दिखता है, ठीक है। तो अदर टेरिटरी में आता है जिसे हमने एक्वायर किया है। अब वर्तमान में मानते हैं हम किसी को एक्वायर कर लें, जैसे कल नेपाल को हम एक्वायर कर लें, ठीक है, नेपाल को हमने एक्वायर कर लिया है, अभी तक कोई संधि साइन नहीं हुई है, पर हमने उस पर कब्जा कर लिया है, तो वो एक्वायर टेरिटरी में आ जाएगा, अदर टेरिटरीज में आ जाएगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है वर्तमान में, क्योंकि हमारी विदेश नीति ऐसी है जिसमें हम कभी भी इंपरियलिस्टिक अप्रोच में नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो अदर टेरिटरीज है उसका इस्तेमाल अब ना के बराबर होता है, राइट। आगे देखते हैं, अब आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 1 बात करता है जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करता है। जैसे आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से भी पता चलता है कि हम एक सेक्युलर अप्रोच के हैं। जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। यानी कि इंडिया डेट इज भारत, ऐसा तो नहीं लिखा है ना जैसे पाकिस्तान में लिखा है पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। तो हम लोग यहाँ से पता चलता है, इंडिया डेट इज भारत से पता चलता है कि हमने किसी भी धर्म को हमारे राज्य से नहीं जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, राइट। और आर्टिकल 2 को देखिए, आर्टिकल 2 बात करता है कभी भी आप किसी चीज़ को एडमिशन दोगे या एस्टैब्लिशमेंट करोगे। अब देखिए एडमिशन क्या होता है कि जो पहले से राज्य स्थापित है, कल नेपाल हमसे कहता है हमें भारत में शामिल होना है, तो वो ऑलरेडी स्थापित है तो उसका एडमिशन किया जाएगा। तो वो कैसे किया जा सकता है, आर्टिकल 2 के द्वारा, ठीक है। इसमें कोई भी संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आर्टिकल 2 में प्रावधान दे रखा है। और वैसे इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, इमेजिन करिए भारत का जो आसपास का जो ये समुद्री क्षेत्र है, जैसे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक अटॉल आ जाता है। अब अटॉल क्या होता है, ATOLL, अटॉल होता है, जैसे कि आपको पता है अर्थक्वेक जो होते हैं या जो ज्वालामुखी होता है, सबसे बेहतर उनके लिए जो हमारा ओशन बेड होता है वो सबसे पतली लेयर होती है क्रस्ट की, तो वहीं से वो निकल जाते हैं। और इमेजिन करिए ये भारत का नक्शा है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर कुछ मैग्मा बाहर आ जाता है ना, और वो ठंडा हो जाता है तो ये टापू बन जाता है, ठीक है, ये टापू बन जाता है बहुत बड़ा। तो इसको अब कहीं ना कहीं पहले तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पहले तो भारत के अंदर लाने में इसको इस्टेब्लिश है ना, क्योंकि ये नया है, इसे इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये भारत के अंदर जब जोड़ा जाएगा कि भारत के ही क्षेत्र में ये आएगा अटॉल, इसे अटॉल कहते हैं, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 2 के द्वारा, क्योंकि इसको ये जो ऑलरेडी स्थापित है उसको तो एडमिशन किया जाता है, जो नया नया बना है उसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आर्टिकल 2 में जो इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन वाली बात है, इससे साफ पता चल रहा है कि बाहरी क्षेत्र को हम अपने भारत में मिला सकते हैं, यानी कि भारत का जो राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है, उसका आकार बढ़ाया जा सकता है, राइट। अब प्रश्न आएगा कि भारत का पॉलिटिकल आकार जो आर्टिकल 2 के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्या वो कम भी किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है आर्टिकल 2 इस बात को नहीं परिभाषित करता है। आर्टिकल 2 कहता है कि बढ़ाया जा सकता है परंतु घटाया नहीं जा सकता। घटाने के लिए संशोधन करना पड़ेगा संविधान पे। अब आर्टिकल 2 कह रहा है तो इसका मेरा क्या तात्पर्य है, संविधान की व्याख्या करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो बेरुवरी केस था, बेरुवरी केस 1960 का, उसमें पहली बार ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बताया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि आर्टिकल 2 का जो एक तात्पर्य है वो ये है कि किसी क्षेत्र को आप एडमिशन करा सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करा सकते हैं भारत में, यानी कि जोड़ सकते हैं, दे नहीं सकते। देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन। इसीलिए जब बेरुबेरी का कुछ हिस्सा भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को दिया तो वहां पर 9th अमेंडमेंट करना पड़ा, 9th अमेंडमेंट 1960 में करना पड़ा। तो आप समझ पाए होंगे कि आर्टिकल 2 का क्या मतलब है, ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते, राइट। 2A की बात हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि इसमें सिक्किम का है। अभी हम देखेंगे सिक्किम कैसे हमसे जुड़ा था, जब इसमें अपने में ही हम 35th अमेंडमेंट और 36th अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की, राइट। आर्टिकल 3 को हम देखेंगे। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 बात करता है जब हमारे अंदरूनी मुद्दों पर हमने कुछ अल्टरेशन करना है, जैसे नाम बदलना है किसी राज्य का, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड बना, राइट। जैसे कि पौंडीचेरी को पुडुचेरी कहा गया, बेंगलोर को बेंगलुरु कहा गया,
या ऐसा भी समझ लीजिए कि जो यूपी को काट के उत्तराखंड बना, बिहार को काट के झारखंड बना, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो अंदरूनी नाम बदलना या क्षेत्रों का जो एरियाज है उसको कहीं ना कहीं ऑल्टर करना, ये सब आर्टिकल 3 के द्वारा किया जा सकता है, राइट। तो एरिया, बाउंड्रीज, नेम्स, एग्जिस्टिंग। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर नेपाल हमसे अगर मिलना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के द्वारा हो सकता है। और आर्टिकल 3 में आपने क्या देखा है कि अंदरूनी जो भी हम राज्यों का जो गठन है उसको पुनर्गठन करते हैं, राज्यों को विभाजित कर देते हैं, ये सारा का सारा किस में आता है? आर्टिकल 3 में, राइट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जैसे आर्टिकल 3 में मैंने दिखाया आपको कि ज़्यादातर राज्य जो बनते हैं वो आर्टिकल 3 से ही बनते हैं। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना है वो आर्टिकल 3 से ही बना है, राइट। ऐसा भी एक राज्य हमारे पास जो आर्टिकल 2 से बना है, वो है आपका सिक्किम। तो याद रखिएगा कि आज हमारे वर्तमान में आपको 28 राज्य दिखते हैं, 28 राज्य वर्तमान में, आगे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य जो दिखते हैं उसमें से जो सिक्किम है वो कहीं ना कहीं बना है आर्टिकल 2 से। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे ऐसा कैसे है। आर्टिकल 4 हम देखते हैं। आर्टिकल 4 बात करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, कोई भी परिवर्तन किया जाएगा, जैसे आर्टिकल 2 में सिक्किम को हमारा भाग बना दिया, 22वां राज्य बनाया। आर्टिकल 3 में एक 27वां राज्य गठित हुआ यूपी से कटकर जो बाहर आया उत्तराखंड। तो आपने देखा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं उसकी एंट्री होनी चाहिए आपके स्केड्यूल 1 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में। अनुसूची 1 में नाम आते हैं तो नाम आना चाहिए, और अनुसूची 4 में राज्यसभा में जो राज्यसभा होती है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, उसमें सीट अलॉट की जाती है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसकी एंट्री अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में की जाएगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 4। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये आप समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 3 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट। रीऑर्गेनाइज स्टेट यानी कि अंदरूनी जो हम रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वार्निंग, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपको पता है चाहे वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं या जो पार्लियामेंट होती है, वो कहीं ना कहीं जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके कंसर्न से उनको कोई मतलब नहीं होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कल प्रेसिडेंट को, क्योंकि देखिए आर्टिकल 74 के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया होते हैं पीएम। तो यहाँ से हमने क्या अर्थ निकाला कि जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास से होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष चुनाव जीत कर आए हैं कौन? प्रधानमंत्री। और अप्रत्यक्ष चुनाव जीत के आए हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज प्रधानमंत्री के इलेक्टोरल कॉलेज से काफ़ी छोटा है। तो लोकतंत्र में ज़्यादा शक्ति उसी को दी जाएगी जिसका ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री हमें ज़्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं प्रेसिडेंट से। अब क्या होगा कि जो प्रधानमंत्री के कहे अनुसार, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो सरकार है, सरकार के अनुसार हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं। अब इमेजिन करिए कल ये कहा जा रहा है, एक हाइपोथेटिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ऐसा है, मध्य प्रदेश को 4 हिस्सों में काटा जाए, 4 हिस्सों में बांटा जाए, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है या मध्य प्रदेश की जो सरकार है, क्या उनसे कंसर्न लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और यही अगर यूएसए में होगा, क्योंकि यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जन्म तब हुआ जब इन छोटे छोटे यूनिट्स ने, प्रोविंसेस ने अपने आप को यूनाइट किया है, तब जाके स्टेट्स का गठन हुआ है। तो ज़्यादा शक्ति इन इकाई के पास है, यूनिट्स के पास है, प्रोविंसेस के पास है। परंतु भारत में हम ऐसा तो नहीं कहते ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है। ज़्यादा शक्ति यहाँ यूनियन के पास है। तो यूनियन क्या कर सकता है? प्रोविंस को कभी भी तोड़ सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ इसमें बता रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं, स्पेशल स्टेटस ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। 2 एंड 3 में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रखा है पूरा का पूरा, ये यहीं पर यही बात इन्होंने बता रखी है। 2 में मैंने बताया था एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट होता है, जैसे सिक्किम हमारा आर्टिकल 2 से आया है, बाकी अन्य उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये सब हमारे 3 से आए हैं। और ये जो है ऑलरेडी दिए गए हैं, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है, संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं 2 और 3 का, राइट। अब क्वेश्चन आता है, सर फिर सिक्किम में क्यों अमेंडमेंट हुआ? वो भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी, राइट। और मैंने बताया था कि जो भी 2 और 3 के द्वारा आप चेंजेस करेंगे तो उसकी एंट्री फर्स्ट स्केड्यूल और 4th स्केड्यूल में करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि 4th स्केड्यूल में क्या होता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो हमारे आर्टिकल 3 में लिखा है। अब देखिए, वाई आर यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ऑल्दो स्केड्यूल 7 अनुसूची 7 हमें दिखाता है कि हमारा संघीय ढांचा है,
क्योंकि उसमें 3 तरह की सूची हमें दिखती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। परंतु वास्तविकता में आर्टिकल 1 को जब आप देखते हैं, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का परिसंघ नहीं है। परिसंघ मतलब होता है फेडरेशन, जैसे यूएसए है, ये मैंने बता ही दिया था आपको, पहले भी बता रखा है कि यूएसए में जब अमेरिका का गठन किया गया तो वो जो वहाँ की जो प्रोविंसेस थे उन्होंने मिलकर अमेरिका को फॉर्म किया। तो आपस में एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? यूएसए में प्रोविंसेस के बीच। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में जो प्रोविंसेस थे उस समय, अंग्रेजों के समय में 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और बाकी प्रिंसली स्टेट थे। इन्होंने आपसी सहमति से भारत के संघ को जन्म नहीं दिया, भारत के संघ ने इनको जन्म दिया, राइट। तो इसलिए भारत में हमेशा यूनियन ऑफ स्टेट होता है। इसका मतलब है कि ऑल दो स्केड्यूल 7 आपको दिखाई देता है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर दिखता है, परंतु हमारे राज्यों के पास ये कोई शक्ति नहीं है कि जो राज्य हम 28 राज्य वो इस तरह के कानून बना सकें कि वो भारत के संघ से बाहर आ सके। ये शक्ति उनके पास नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो इसीलिए भारत को हम कहते हैं भारत एक संघीय है, परिसंघीय नहीं है, ठीक है। भारत एक संघीय है, राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ नहीं है। इंग्लिश में इसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं और इसको फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे फेडरेशन लिखा हुआ है पर टेक्निकली इसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं। कॉन्फेडरेशन जो होता है वो यूएसए में पाया जाता है। तो भारत में आपको दिखेगा कि स्केड्यूल 7 में आपको दिखाई देता है कि फेडरेशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, 2 तरह की संप्रभु सरकारें हमें दिखती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। परंतु आत्मा देखेंगे तो आत्मा क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इससे क्या निकल के आया कि हमारे बीच कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे यूएसए में हुआ था, तो जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी भी तरह से आपके पास, राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है कि वो इस संघ से बाहर आ पाए। इसलिए कहा जाता है एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि यूनियन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, परंतु स्टेट्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें दिखता है यूपी को डिस्ट्रॉय करके, यानी कि डिस्ट्रॉय को इसको सकारात्मक समझिएगा कि यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बाहर निकाल दिया, बिहार को तोड़कर झारखंड निकाल दिया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ निकाल दिया और आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना निकाल दिया, राइट। तो इसको आपने कंस्ट्रक्टिव वे में सोचना है। ये जो डिस्ट्रक्शन होता है राज्यों का, ये कहीं ना कहीं शासनिक प्रशासनिक तौर से देखा जाता है एक सकारात्मक होता है। परंतु यहाँ पर देखेंगे स्टेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टेबल होते हैं और यूनियन कभी भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती, इसलिए भारत के लिए कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। आगे देखते हैं। अब है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सीडिंग टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। जैसे यहाँ पर वही मुद्दा आ गया जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। जैसे आर्टिकल 2 में हमें दिख रहा है कि हम एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं भारत में किसी भी अन्य क्षेत्र का। क्या इसका मतलब ये भी है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अगर एक साथ पढ़ें तो क्या भारत अपना क्षेत्र किसी और को दे सकता है एक साधारण बहुमत से, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का आधार बनाकर? तो इसमें हुआ भी है पहले। जैसे अगर आप देखेंगे बग्गा अवार्ड देखेंगे 1950 का, बग्गा अवार्ड ये था 1950 का। ये बग्गा अवार्ड जो थे, ये बग्गा साहब जो थे एक जुरिस्ट थे, ये इन्होंने एक फैसला दिया था कि जो बिरूबरी है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया इन्होंने, ईस्ट पाकिस्तान का। हालांकि ये विवाद आगे चलकर एक नेहरू नून कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेहरू नून ये हुआ था 1958 में, नेहरू नून, ठीक है। ये नून साहब हो गए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और ये हो गए नेहरू साहब हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये तय हुआ कि जो बेरूबरी है, जो जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, जिसको एक डिवाइड किया गया कि कुछ इनक्लेव्स भारत रखेगा, कुछ इनक्लेव्स पाकिस्तान रखेगा। इस तरह से ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे एग्रीमेंट हो गया, प्रधानमंत्री के स्तर पे। तो हमने देखा कि जो नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून एग्रीमेंट में हमें क्या दिखता है, फिर यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं 143 का इस्तेमाल कर वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मशवरा लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 143 के द्वारा हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा ले सकते हैं किसी भी कानूनी मुद्दे पे, राइट। तो यहाँ पर जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर व्याख्या करी कि आर्टिकल 2 के द्वारा आप ले तो सकते हैं पर दे नहीं सकते। अगर आपको देना है कोई क्षेत्र भारत का जो भारत के हिस्से में आ रखा है तो उसके लिए आपको संबंधित संशोधन करना पड़ेगा, रिलेटेड अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये व्याख्या हमें मिलती है इसी राय से, इसी जब ये संज्ञान में आ जाता है तो इसी को फेमसली कहा जाता है बेरूबरी केस 1960 का। तो आप देख रहे होंगे बेरूबरी केस 1960। हालांकि इसमें कोई भी पेटिशनर नहीं था, ये 143 की वजह से ऑनरेबल कोर्ट के संज्ञान में गया था। तो ये बात रखते हुए
9th अमेंडमेंट पास किया गया 1960 में, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर द बेरूबरी यूनियन टू पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान को ये दिया गया। और इसीलिए आगे चलकर जब हमने बांग्लादेश से भी समझौता किया, कुछ इनक्लेव्स हमने बांग्लादेश को दी, और जो इनक्लेव भारत में बांग्लादेश की थी वो भारत ने रखी, और जो भारत की इनक्लेव बांग्लादेश के हिस्से में थी वो बांग्लादेश को दे दी, जिससे कि विवाद ही खत्म हो जाए। तो उसके लिए भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ा, 100th अमेंडमेंट जो 2015 में किया गया, राइट। तो इसीलिए आपने आप लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्र को लेने या देने के लिए, अगर लेना है तो उसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, परंतु देना है तो उसमें संशोधन करना बहुत अति अनिवार्य है। अब यहां से एक प्रश्न निकल के आएगा सिक्किम को लेकर, आइए, ठीक है। अब सिक्किम वाला हम देखेंगे अभी, डोंट वरी, अभी आगे देखते हैं हमें और क्या डेटा मिलता है। तो आपने देखा होगा किस तरह से हमें यह समझ में आया कि अगर लेना है तब तो कोई संशोधन नहीं करना है, देना है तो संशोधन करना है। अब आगे देखते हैं, जो आपको पता ही है कि भारत में ये 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई थी। उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत को आज़ादी हम 30 जून 1948 तक दे देंगे। पर यही घोषणा के बाद हमें दिखता है कि इसमें किसी भी तरह से पाकिस्तान का कोई साफ तरीके से जिक्र नहीं था, तो इसीलिए काफ़ी विवाद हुआ, मारकाट हुई बंगाल और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी में फिर से 3 जून को क्लेमेंट एटली ने दोबारा घोषणा करी कि भारत को हम जल्द से जल्द आज़ाद कर देंगे। इसीलिए उसी समय जो 3 जून को ही हमारे भारत के जो उस समय के वाइसरॉय थे माउंटबेटन, उनका एक प्लान आता है और वो घोषणा कर देते हैं कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी 15 अगस्त तक, राइट। तो इसलिए जल्दबाजी का फैसला था। आपने देखा पहले तो तय था 30 जून 1948, पर ये आज़ादी दी जा रही है 15 अगस्त 1947 को। तो जल्दबाजी में जो ये डिवीजन किया गया वहीं से गलती आई, ठीक है। तो इसीलिए जो रेडक्लिफ कमीशन बुलाया गया था 1947 में, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। उनको कहा गया कि आपने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है, तो ये जल्दबाजी के चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। तो इसीलिए आपने देखा बग्गे अवार्ड में बेरोबरी हिस्सा दे दिया गया था पाकिस्तान को, पर कहीं ना कहीं नेहरू नून एग्रीमेंट में इसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं 143 का संज्ञान लेके बेरोबरी केस दिखाई देता है 1960 का, जिसके तहत परिभाषा बता दी गई है जो मैंने आपको बताया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये मुद्दा सारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उसमें भारत के जो राज्य हैं उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में रखा गया था। परंतु आज देखिए वर्तमान में हम देखते हैं हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कहाँ गायब हुआ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? ऐसा क्या हुआ बीच में? ऐसा ये हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, और खासकर ये शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी। और हमारे बड़े फेमस व्यक्ति हैं जिनके लिए गांधी जी ने कहा था कि तुम ऐसे व्यक्ति मुझे 11 लाख को 10 आदमी ऐसे दे दो, मैं भारत को आज़ादी दिला दूंगा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बात की गई थी पोट्टी श्री रामुल्लू की। पोट्टी श्री रामुल्लू 56 दिन का 56 डेज का इनका हंगर स्ट्राइक था। हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने 56 डेज का, और इस 56 दिनों के जो भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 की इनकी मृत्यु हो जाती है, 15 दिसंबर 1952, जिसके बाद आक्रोश बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें दिखता है केंद्र सरकार ना चाहते हुए भी 1 अक्टूबर को ये घोषणा कर देती है, 1 अक्टूबर 1953 को, कि आंध्र राज्य बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आंध्र राज्य। मैंने आंध्र प्रदेश नहीं बोला, मैंने आंध्र स्टेट बोला। आंध्र स्टेट बनेगा, यह घोषणा की गई 1 अक्टूबर 1953 को। तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बन रहा है वो आंध्र स्टेट बन रहा है, 1953 की बात है। तो यहां पर देखिए, ऐसा तो ये तो आपको मैंने दिखाया कि बन गया फिर स्टेट, पर इसकी मांग पहले से ही शुरू हो रही थी जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था। भारत का संविधान 1946 से 49 तक लिखा गया। तो इसी के बीच ये मांग उठ रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, इसीलिए मैंने कहा जब संविधान बन रहा था तो उसमें 1948 में देखिए ये पहला कमीशन बना, धार कमीशन। और धार कमीशन ने साफ मना कर दिया था कि राज्यों का जो गठन होगा भाषा के आधार पर नहीं होगा, अपितु वो प्रशासनिक कन्वीनियंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा। तो इन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। इसीलिए मैंने बोला दक्षिण भारत में भी आक्रोश होने वाला है। पोट्टी श्री रामुलू 56 दिन के हंगर स्ट्राइक में जाने वाले हैं।
फिर बनाया गया, जब लोगों ने शांत नहीं हुए तो एक सेंट्रल लेवल की कमेटी बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया को रखा गया, जिसे जेबीपी कमेटी कहा गया। इसका गठन 1948 में हुआ था। 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और इन्होंने भी धार कमीशन वाली बात ही बोली कि इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण को बिल्कुल मना कर दिया। देखिए 1949। अब इसी में हमें दिखता है फिर आक्रोश दक्षिण भारत में बहुत उमड़ा, और मैंने बताया आपको 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर 1953 को जो सरकार है वो अनाउंस करेगी कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाएगा आंध्र स्टेट। यानी कि कैसे? बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। मद्रास से जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य बनाया जाएगा, जो कि आंध्र स्टेट। तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका आधार रखा गया। भारत के इतिहास में पहला भाषा के आधार पर राज्य दिखाया वो है आंध्र स्टेट। फिर इसको और किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या उसमें ध्यान दिया? इसके लिए फाजल अली कमीशन बनाया गया। देखिए, तो फाजल अली कमीशन ने काफी लंबा काम किया। 1953 में ये बनाया गया दिसंबर, और इन्होंने रिपोर्ट दी है सितंबर 1955 में। और इसमें फाजल अली के अलावा 2 अन्य मेंबर थे, वो भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो है के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरू। तो कहीं ना कहीं इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 1955 में सितंबर माह में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकारा नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया है, परंतु इसमें और पैरामीटर्स भी जोड़े हैं। राइट, अब जो और पैरामीटर्स हैं वो प्रशासनिक लेवल पे हैं, परंतु समझने वाली बात है कि भाषा के आधार पर पहली बार हमें ऐसा आयोग दिखता है जो हामी भरता है, वो है आपका फाजल अली कमीशन। उस आधार पे इन्होंने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन का मैप दिया था कि इतने राज्य बनाए जा सकते हैं। उसी आधार पे केंद्र सरकार हमें क्या दिखेगी, काम करेगी। तो बेस्ड ऑन फाजल अली आयोग की रिपोर्ट, तो सरकार एक एक्ट पास करती है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं ऑन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो ये हैं आपके 14 राज्य, जिसमें सबसे पहला बना है आंध्र प्रदेश, है ना। अब यहां पर मैं इसको आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं। 1953 1 अक्टूबर 1953 में ये आंध्र स्टेट की कैटेगरी में था। तो पहला भाषा के आधार पर कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। बाकी फिर देखिए ये 14 इस तरफ हो गए, और ये हो गया आपके 6 यूनियन टेरिटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपको क्या दिख रहा है, यूनियन टेरिटरीज, पर आगे चल के ये स्टेट बना है। राइट, तो हमने क्या सीखा है, अगर हम देखें तो आज के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और पुराने समय में आप देखिए हिमाचल प्रदेश जो एक यूनियन टेरिटरी था उसको स्टेट बनाया जा चुका है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन आज भी किया जा सकता है, जो आर्टिकल 3 के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? अंदरूनी में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। राइट, अब देखिए ये कुछ टाइमलाइन दे रखे हैं कि किस तरह से फिर भाषा के आधार में राज्य बनने लगे। जैसे 1 मई 1960 को जो बॉम्बे था, बॉम्बे प्रांत था, इसका जो महाराष्ट्रियन बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बनाया गया, और जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बनाया गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे बने हैं, ये विद द ईयर। अब एग्जाम वाइज आपसे क्या है, आपको क्रोनोलॉजी देनी होती है। जैसे उन्होंने इन स्टेट्स के नाम दे दिए, इनमें से 4 या 5 स्टेट के नाम दे दिए, और आपसे पूछते हैं क्रोनोलॉजी में लगाइए इनको, इनके एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला जो था वो मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन बता रखा है कि स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस होता है। देखो सिंपल सा है, राज्य जो होता है उसके पास अपना एक संप्रभु सरकार होती है, उसके पास जो अनुसूची 7 है, जहाँ पर राज्य सूची है वहाँ पर उसके पास स्वतंत्रता होती है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो केंद्र के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप क्या है सेंटर के साथ। स्टेट एक फेडरल स्ट्रक्चर को एंजॉय करता है, संघीय ढांचे को रखता है राज्य, और जो कि यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो यूनिटरी होते हैं, वो सेंटर के हिसाब से काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेट क्या होता है, पावर को शेयर करता है सेंटर के साथ। जैसे जो जमीन संबंधित जो कानून बनाएंगे या पुलिस संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे वो राज्य द्वारा बनाए जाएंगे, यहाँ पर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, वहीं पर अगर आर्मी की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, तो वहाँ पर केंद्र कानून बनाएगा। और यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्ट कंट्रोल में होती है सेंटर के। ऑटोनॉमी की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए, या स्वायत्त की बात की जाए, तो स्वायत्त में हमें दिखता है कि राज्य के पास स्वायत्तता होती है और केंद्र शासित प्रदेश के पास स्वायत्तता नहीं होती है। स्टेट जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर हमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है, स्टेट अपने हिसाब से कानून बनाते हैं तो यूनिफॉर्मिटी दिखती है, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड राज्य में गवर्नर कहलाते हैं, और यहाँ पर या तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या ल्यूटिनेंट गवर्नर होते हैं। ल्यूटिनेंट गवर्नर वहाँ होते हैं जहाँ पर जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा होती है, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, तो यहाँ पर विधानसभा है, तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहते, यहाँ पर ल्यूटिनेंट गवर्नर कहते हैं। और जो जहाँ पर विधानसभा नहीं है, केवल वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। और पार्लियामेंटल लॉ मेकिंग पावर क्या है कि पार्लियामेंट अपने कानून बना सकती है, पर उन मुद्दों पे नहीं बना सकती जहाँ पर राज्य के पास अधिकार होता है।
परंतु यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज में केंद्र क्या कर सकती है, पार्लियामेंट क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के पास क्या होता है, अपनी विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, राइट। तो जब हम आर्टिकल 239 पढ़ेंगे या 239A या 239A पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। हालांकि भी बेसिक देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, ये आपको बताइए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी वो तभी जम्मू एंड कश्मीर में लागू होंगे जब जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है वो उसको चाहती है। तो इस तरह के विशेष प्रावधान दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, परंतु भारत की अखंडता के लिए खतरा था। इसको तब दिया गया था जब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब था, पर अब धीरे धीरे तो माहौल शांत हो चुका था, भारत बहुत सक्षम हो चुका है, तो 370 का वो महत्व नहीं है, राइट, महत्व नहीं है। तो परंतु क्या हुआ कि 370 को आगे चल के दिखता ही है, हमें दिखता है कि 2019 में इसको हटा दिया गया है। अब हटा दिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 को संविधान से ही बिल्कुल ये शब्द को हटा दिया गया है, अभी भी ये है, इसके एक प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत अभी हम कह सकते हैं कि 370 जो है अब अस्तित्व में, मतलब एक्टिव नहीं है, पैसिव मोड में है, अभी भी संविधान के अंदर ही है लिखा हुआ, इसको भी रिपील नहीं किया गया है, परंतु ये पैसिव स्टेज में है, राइट। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और इसके आधे भाग को, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो जो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहेगा, फिर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा केंद्र का, राइट। अभी हमने पढ़ा कि यूनियन टेरिटरी में डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, केंद्र का। तो ऐसे माहौल में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का जो माहौल चल रहा था उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि केंद्र ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है कि एक केस है हमारा संपत प्रकाश, 1968 का केस है, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को दर्शाता है। देखिए उसमें क्या लिखा गया था, कुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट इवन आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर वाज डिसॉल्व। देखिए इसमें यह बता रखा था कि संपत पात्रा केस, माफ करना, संपत प्रकाश केस जो है 1968 का, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यह कह दिया था कि राष्ट्रपति जब चाहे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी कि अपने ऑर्डर से जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है वो डिसॉल्व ही क्यों नहीं है। क्योंकि अभी जो ये कार्य किया गया था ये तब किया गया था, पहले जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को डिसॉल्व किया गया था, तब जाकर ये ऑर्डर निकाला था। तो काफ़ी लोगों ने इसमें उंगली उठाई थी कि ये गलत बात है, क्योंकि ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट वो काम ही कर सकती है जब जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जब वो अपनी अनुमति देगी। और लोगों ने कहा कि ये तो विधानसभा को पहले डिसॉल्व किया गया और फिर जाकर ये कार्य किया गया, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो यहीं पर ये केस याद दिलाया गया 1968 का, जो केस है संपत प्रकाश। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा डिसॉल्व भी हो जाती है और राष्ट्रपति चाहते हैं कि अब 370 जो है उसको निष्कासित किया जाए तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव है, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, अब इनको मर्ज कर दिया गया है यूटी एक्ट 2019, यानी कि 2019 में इनको मर्ज कर दिया गया है, किसको, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सीधे मैं आपको लेके जा रहा हूँ आर्टिकल 239 से 241। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकल 1 से, हम तो आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा कर रहे थे, अभी आर्टिकल 239 241 में कैसे पहुंच गए। देखो याद रखिएगा, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद लिखे गए हैं कभी कभी कुछ अर्थ तभी समझ में आते हैं, यानी कि पूरा जो उसका मीनिंग है, उसका जो पूरा अर्थ है वो तभी समझ में आएगा जब आप 2 या 3 आर्टिकल को एक साथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए आगे समझने के लिए अगर मैं प्रशासनिक कार्य की बात करूं यूनियन टेरिटरी के, तो आपको 239 और 241 को समझना पड़ता है। कैसे? देखो आपको पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसको एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट तो वहां बैठेंगे नहीं, प्रेसिडेंट तो दिल्ली में होते हैं, तो वहां पर यूनियन टेरिटरी में कौन बैठेगा उनके बिहाफ में, एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, नॉट अ हेड ऑफ अ स्टेट लाइक गवर्नर। गवर्नर तो जो होते हैं वो हेड ऑफ अ स्टेट होते हैं, चाहे नॉमिनल होते हैं, पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गवर्नर की तरह राज्यों का मुखिया नहीं होता है, नॉमिनल मुखिया नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर एक डिप्यूटी होता है किसका, राष्ट्रपति का। अब देखिए डेजिग्नेशन देखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ होता है जहाँ पर ज़्यादातर आपका क्या होता है कि ज़्यादातर विधानसभाएं होती हैं। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का दर्जा होता है पर विधानसभाएं होती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख। अब आपने समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपने एक बार रिसर्च करनी है आप लोगों ने, आप देखना है कि यहाँ पर इनमें से किस किस के पास विधानसभा है। ये कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आते हैं, और आपने देखना है इनमें से किस किस के पास विधानसभा है,
क्योंकि मेरे स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि जहाँ जहाँ पर विधानसभा होती है वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं पर अपवाद भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर विधानसभा नहीं होती है, राइट, ये बात याद रखनी है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आप एडमिनिस्ट्रेटर देख लेना, ये आपका यहाँ दिखाई दे रखा है, ठीक है। और यूएन विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या क्या आता है, पुडुचेरी आता है, दिल्ली आता है, जम्मू एंड कश्मीर होता है, राइट। देखिए आंसर तो आपको मिल ही गया। हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो हैं पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ तो शॉर्ट होगा कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोला जाएगा। तो देखिए दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। परंतु लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार इसका अपवाद है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ना होने के बावजूद भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। कहाँ, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट की पावर देखिए, फॉर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली में यहाँ पर दीज हैव द फोर्स ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो भी इसमें ऑर्डर जारी करते हैं उनका जो पावर होती है वो पार्लियामेंट की एक्ट की तरह होती है, राइट। पार्लियामेंट की जो एक्ट की पावर है, क्योंकि एक्ट और ऑर्डर, अगर राष्ट्रपति कोई ऑर्डर जारी करते हैं और पार्लियामेंट कोई एक्ट जारी करता है तो इसमें ज़्यादा कौन प्रभावशाली होता है, एक्ट होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से आया है, राइट। और राष्ट्रपति जो ऑर्डर जारी करते हैं वो ज़्यादातर केवल सरकार का ही सरकार का ही साथ होता है, सरकार के कहे अनुसार ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो सरकार जो कार्य करती है, जो कानून बनाती है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाती है। ये ऑर्डर जारी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो एक तरफ है संसद, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और एक तरफ है सरकार। तो सरकार एक भाग होती है लोकतंत्र का, यानी कि संसद का एक भाग होती है, पूरी संसद तो नहीं होती है ना, इसलिए संसद के द्वारा जारी जो कानून होते हैं वो एक्ट कहलाते हैं और राष्ट्रपति जो जारी करते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट है, जब वो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, नागर हवेली को जब वो रूल करते हैं तो वहाँ पर जो ऑर्डर जारी करते हैं वो कहीं ना कहीं एक्ट के बराबर होते हैं, राइट। उनका संज्ञान किस रूप में लिया जाएगा, एक्ट के रूप में। और यहाँ पर असल में प्रेसिडेंट की पावर दिख रही होगी आपको, लगेगा प्रेसिडेंट अपने विवेक डिस्क्रिप्शन से काम कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर आर्टिकल 74 एक्टिवेट रहता है, यानी कि गवर्नर, माफ करना, यानी कि सरकार के हिसाब से राष्ट्रपति काम करते हैं, रियल पावर तो सरकार के पास है, राइट। अब देखते हैं एडवाइजरी कमेटी, हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एडवाइजरी कमेटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी, देखिए होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी होती है, वो होती है यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी होती है, चेयर्ड बाय द यूटी एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब इसको आपने बस इतना याद रखना है कि ये जो कमिटीज होती हैं ये डेडिकेटेड होती है आपकी यूनियन टेरिटरीज के लिए। कौन सी, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, ये उनके लिए होती है जो यूटीज होती हैं विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी होती है वो होती है ज़्यादातर उनके लिए जहाँ पर आपके लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है। तो इतना बस याद रखेंगे, ये कमेटी उतना खास भी नहीं होती है, कमी पूछी जाती है। अब देखिए हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन फॉर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पार्लियामेंट अथॉरिटी, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और प्लेस इट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट हाई कोर्ट। देखिए अब यूनियन टेरिटरी में भी तो लोग रहते हैं, विवाद हो सकते हैं, और विवाद को निपटारा करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट का क्या एक जुरिस्डिक्शन लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो ये पावर दी गई है केवल पार्लियामेंट के पास, ओनली पार्लियामेंट हैव द पावर, only parliament has the power to give jurisdiction authority for any particular union territory। ये किसके पास अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिंस 1966 दिल्ली हैज बीन द ओनली यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट। ज़्यादातर यूनियन टेरिटरीज डील की जाती है हाई कोर्ट्स के, और हाई कोर्ट ज़्यादातर राज्यों में होते हैं, पर दिल्ली ही ऐसा है जिसका खुद का भी क्या है, एक हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए राइट, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती है, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट किस किस को देखता है, यहाँ से अपने तैयार कर लेना है। कैलकाटा हाई कोर्ट किसको देखता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को देखता है, पंजाब भी और हरियाणा भी। देखिए केरला हाई कोर्ट किसको देखता है, लक्षद्वीप को देखता है। मद्रास हाई कोर्ट पुडुचेरी को देखता है, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कॉमन फॉर बोथ, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा हाई कोर्ट किसको देखता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है कि दिल्ली जो है, दिल्ली को आर्टिकल 239 ए में रखा गया। एक्चुअली क्या था, दिल्ली को आज हम यूनियन टेरिटरी के अलावा एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल, एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ये। इसको एक भारत का एक राजधानी डिक्लेयर की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपवाद है, ऑल्दो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप जानते हैं दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, परंतु जो अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस की बात की जाए या लैंड की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं
किसके कंट्रोल में रहता है? ये सेंटर के कंट्रोल में रहता है। आप खुद सोचिए कि दिल्ली ऐसा है जहाँ पर प्रधानमंत्री भी बैठते हैं और मुख्यमंत्री भी बैठते हैं। आप सोचिए कितना बुरा लगेगा जब पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस तो राज्य सूची में आता है, तो दिल्ली में तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और पुलिस, इसके मतलब जो पुलिस है वो तो मुख्यमंत्री के अंडर होगी। तो सोचिए कितना बुरा लगेगा जब प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री से कि आप पुलिस हमें दे दीजिए। तो इसीलिए आर्टिकल 239A क्या करता है, दिल्ली को जब NCRT डिक्लेयर करता है, नेशनल कैपिटल डिक्लेयर करता है, तो वहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया जो राज्य सूची में होते हैं, पब्लिक ऑर्डर होता है, लैंड होता है और पुलिस होता है, ये कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत काम करेगा? सेंटर के। यहाँ पर केंद्र सरकार इसको ज़्यादा देखेगी, तो ये अपवाद है अपने में, ठीक है। और 239A ने क्या दिया है, ये प्रावधान दिया है कि जो यूनियन टेरिटरी है उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है। तो 239A ने क्या प्रावधान दिया है कि यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो सकती हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 239A में मैंने बताई दिया आपको कि यहाँ पर दिल्ली को ये स्टेटस दिया है नेशनल कैपिटल का, राइट। अच्छा, और क्या है इसमें देख लीजिए, यहाँ पर दिल्ली की असेंबली सीट बता रखी है, पुडुचेरी की बता रखी है, इस तरह से, तो वो आप देख लीजिए ना, ठीक है। ये देखिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये रिजर्व रहता है दिल्ली का जो मेन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। तो ये चार्ट एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, तो जो क्वेश्चन सिविल्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके CET में भी पूछे जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए आपको इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए CET को अगर आपने एक कोर्स लेना है प्रीलिम्स के लिए, तो इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल होगा, जो मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का। 50% डिस्काउंट इसमें आपको मिलेगा, राइट। और जो लोग पहले प्री निकाल चुके हैं और दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो आपका सर्टिफिकेट लैप्स हो जाता है, या जो लोगों ने अच्छी खासी तैयारी करके, उनके लिए बेस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज लीजिए, जो मात्र आपको 1,499 की पड़ेगी। तब आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या चल रहा है, राइट, जो आपकी तैयारी में बहुत आपकी मदद करेगा मेरिट में आने में। तो एंड करने से पहले ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा CET के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है टेलीग्राम का, HSSC CET गोयला IAS। तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो इसमें डाल दिया जाता है, राइट।